कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अब हम आपके लिए खासकर बीपीएससी शिक्षक की बहाली के लिए आज से हम अपना भी क्लास शुरू कर दिए हैं। और ये आपका पूर्णतः ये वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास से होगा। और आइए एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में प्रश्न, 2 या 4 प्रश्न लगातार बीपीएससी यहाँ से पुटअप कर ही देता है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर्स बीपीएससी का ही आप 64, 65, 67 वगैरह का देखें निकाल कर, या फिर आप बीपीएससी हेड टीचर का ही आप निकाल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखें, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको मिल जाएगा प्राचीन भारतीय का इतिहास से प्रश्न। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को देखिए, पढ़ना है शॉर्ट वे में, आप इसको पढ़िएगा तो फिर शॉर्ट वे वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन हो सकता है पुटअप हुआ आपको अंदर से हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्ट की गहराई में जाकर पूछा जाता है, बीपीएससी वैसे ही पूछाता है। और आप लोग जो है सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर ही जो है रिजल्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, लेकिन मैं यही सच्चाई कह रहा हूँ कि देखिए, पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। मेरा यही मानना है, थ्योरी मेरा यही है कि अगर पढ़ रहे हैं, अगर बीपीएससी निकालना है, टीचर बहाली निकालना है, आपको लेना है जॉब इस बार, तो आप अच्छे तरीके से ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि बस सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो ना लेट करते हुए। पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है ये तो आप लोग बात जानते ही होंगे। तो इतिहास जो है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और अगर स्रोतों के आधार पर देखें तो इतिहास को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रागैतिक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक, ये 3 चरण में हमने बांटा है और ये हमारा कालखंड है। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इस तरीक़ा से स्रोतों के आधार पर जो है, जो उस समय के जो प्राचीन पुरातात्विक जो स्रोतों थी, ठीक है, या सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो धरोहर थी, नहीं, उसी के आधार पर जो है अब हम इतिहास को पढ़ते हैं। देखिए, प्रागैतिक ऐतिहासिक जो है, जो हमारा प्रागैतिक ऐतिहासिक है, यहाँ पे जो है माना जाता है कि यहाँ पे कोई जो जिस समय ये सभ्यता थी, या जिस समय जो इंसान जब आए थे इस धरती पर सबसे पहले, वह जो है ना तो लिखने जानते थे ना ही पढ़ने जानते थे, जो आदि मानव का एज था। ठीक है, आदि मानव की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो स्टार्टिंग लाखों साल जो है मानव जो है, लगभग 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी के आसपास जो है मानव पूरा पाषाण काल में रहता है, एक तरीक़ा से पाषाण काल में रहता है। ठीक है, तो वैसे प्रागैतिहासिक काल उसको कहेंगे, जिसमें कि हमें जो है एक तरीक़ा से, तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो हमारा प्रागैतिहासिक काल में जो है वह लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल, जिसमें जो स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम, जहाँ पे पत्थर का खोज हो गया था, पत्थरों से लोग औजार बनाते थे, एक तरीक़ा से पत्थर से वो परिचित थे। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल जिस वैसी काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, और उस समय के लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, और साहित्यिक या कोई तरह का ऐतिहासिक वगैरह नहीं मिला था कोई साक्ष्य। ठीक है, और इसमें के लोग भी पढ़ने लिखना वगैरह नहीं जानते थे। अगर हम दूसरी बात करें आदि ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर, आदि ऐतिहासिक में क्या था, इसमें आपका आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें ऐसा हुआ कि इसमें यह जो सभ्यता थी, या इस समय आदि ऐतिहासिक काल में जो साहित्यिक वगैरह जो स्रोत थे, या ऐतिहासिक वगैरह या पुरातात्विक वगैरह जो स्रोत थे, उसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिपियां वगैरह मिली है हड़प्पा में, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, तो उसको आदि ऐतिहासिक कहते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक में साक्ष्य तो मिलते हैं लिखित के, लिपियां वगैरह मिलता है, लिपि का ज्ञान यहाँ मनुष्य को हो गया था, लेकिन क्या था कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका उस लिपि को आज तक, तो इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया, कालखंड में। अगर हम तीसरी चले तो ऐतिहासिक की बात करें, तो ऐतिहासिक में क्या होता है, यहाँ से आपको जो है मनुष्य जो है पढ़ना लिखना, एक तरीक़ा से लोग लिपि, जो भी लिपि में लिखते थे उस लिपि को मनुष्य जो है पढ़ सकता था। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य इसका उपलब्ध है।
और इसको पढ़ा भी जा सकता है आसानी से। तो यहाँ से जो है वैदिक काल से यह माना जाता है कि वैदिक काल से जो भी आज आगे से जो भी पीरियड आए, जो भी आगे आए, वैदिक एज से जो आगे का इतिहास है वह सब जो है किस में आता है, ऐतिहासिक कालखंड में उसको गिना जाता है। ठीक, तो इस तरीक़ा से पाषाण काल हो, हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक एज हो, इस तरीक़ा से हमने प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के रूप में बांटा। कहा जाता है इस तरीक़ा से प्रागैतिहासिक काल को अगर हम देखें तो 1820 में जो है जैगनस जॉनसन ने इसे जो है सबसे जो है पाषाण काल का, इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है इसका नामकरण किया था प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट प्रागैतिहासिक काल का, और इन्होंने जो है 1820 में इसका खोज निकाला था। जैगनस जॉनसन ने इसे घोषणा काल या फिर घोषणा काल करें, पाषाण काल या फिर कांस्य युग, और इसको लौह युग में भी बांटा जाता है धीरे धीरे। देखिए इसमें जो प्रागैतिहासिक काल था यह एक्चुअली पाषाण काल भी था, उसके बाद फिर कांस्य वगैरह का खोज किया गया था, जो आपका आदि ऐतिहासिक वगैरह में हड़प्पा का सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उस तरीक़ा से देखिए लौह युग वगैरह आया, आयरन एज जिसको हम कहते हैं, नहीं आयरन एज जैसे कि आपका वैदिक उत्तर वैदिक काल में जाके आपको आयरन एज मिलता है, आयरन का खोज हो जाता है, तिरंजित खेड़ा से प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीक़ा से भारतीय पुरातत्व के जनक अगर बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल की बात करें तो स्टोन एज को जो है 3 भागों में जो विभाजित किया गया है, देखिए यहाँ पे मैंने विभाजित किया है। प्राचीन भारत के इतिहास में जो है आधार, काल, चरण, लक्षण, औजार ऐसे महत्वपूर्ण स्थल को जो है यहाँ पे बांटा गया है, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये अलग अलग बांटा गया है। तो चलिए कालखंड की अगर हम बात करें सबसे पहले तो काल में है जो है पूरा पाषाण काल का जो समय है वह माना जाता है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक, 25 लाख बीसी से जिस समय मनुष्य शुरुआती जो मनुष्य था, शुरुआती चरण में जो मनुष्य था वो काफ़ी आदि मानव जीवन जी रहा था एक तरीक़ा से। मध्य पाषाण काल की बात करें तो वह हमारा 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के आसपास है, कालखंड को निर्धारित किया गया है। जबकि अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, मतलब बीसी वगैरह आप एडी वगैरह तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, एसी वगैरह एडी हो गया ईसवी और बीसी हो गया ईसा पूर्व। तो 10,000 आप देख रहे होंगे। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों लगभग मिलता जुलता काल है। एक्चुअली उस समय जो मध्य काल था, मध्य पाषाण काल था और जो नव पाषाण काल था वह एक ही समय में दोनों चल रहा था। ठीक है, हमारा धरती पर एक ही समय में दोनों कालखंड चल रहा था। एक जगह मनुष्य जो है उतना एक तरीक़ा से एक कह सकते हैं कि शिकारी वगैरह करने, खाद्य संग्रहक वगैरह, पशुपालन का एक तरीक़ा से शुरुआत वो कर रहे थे। एक जगह खेती वगैरह कर रहे थे उसी काल में ही, एक नहीं उसी समय। तो एक तरीक़ा से मनुष्य भी 2 वर्गों में वहाँ पर विभाजित था। कुछ लोग बुद्धिजीवी थे, कुछ लोग जो अभी भी मतलब एक तरीक़ा से बुद्धिमान नहीं थे। ठीक, तो ये आपका 10,000 बीसी और 1,000 बीसी और 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के मध्य पाषाण और नव पाषाण में अंतर थोड़ा सा लगभग कम है। अगर हम देखें चरण देखें तो पूर्व पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में ही अगर हम इसको चरण वाइज देखें, स्टेजेज वाइज, तो आपका पूरा पाषाण है, पूर्व पाषाण नहीं, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण। इस तरीक़ा से नव पाषाण को देखें तो मध्य पाषाण एवं नव पाषाण। ठीक है, ये जो दोनों चरण था, इसलिए इसको दोनों चरण को, जो मध्य पाषाण था और नव पाषाण काल था, ये दोनों को जो है एक तरीक़ा से एक साथ चल रहा था, इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को। अगर हम आगे बात करें लक्षण की, इसकी बात करें तो पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्यों का जो लक्षण था वो एक तो एक गुण क्या था, लक्षण का मतलब यहाँ गुण है कि वो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य होते थे, जो आदि मानव थे, वो एक तरीक़ा से आखेटक होते थे, शिकारी होते थे, खाद्य संग्रहक होते थे, कृषि पशुपालन इनको आता नहीं था, इनका रहन सहन अस्थायित्व नहीं था। जिस जगह ये रहते थे वहाँ शिकारी वगैरह कर अगर शिकार यहाँ पे मान लो जानवर वगैरह खत्म हो जाता था, जंगलों में जनसंख्या घट जाता था जानवरों को, तो वो यहाँ से इधर पलायन करते रहते थे, एक जगह ये रहते नहीं थे। तो आखेटक इनको कहा गया, पूरा पाषाण काल में लक्षण गुण इसके थे। अगर हम मध्य पाषाण काल की देखें तो यह भी आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, लेकिन पशुपालन की शुरुआत यहाँ पे हो गई थी। सबसे पहले मनुष्य जो है
कुत्ता को पालतू बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मनुष्य जो है कौन सा जानवर को बनाता है? कुत्ता को। ठीक है, कुत्ता को जो है सबसे पहले जो है क्या किया जाता है? एक तरीक़ा से पशुपालन की शुरुआत यहाँ मध्य पाषाण काल से माना जाता है, और यहीं से मनुष्य जो है सबसे पहले कुत्ता को जो है पालतू बनाता है पशुओं में। ठीक है, एक तरीक़ा से जानवरों में, और यह फिर खाद्य संग्रह वगैरह करना शुरू करता है। आगे अगर नवपाषाण काल में देखें तो यहाँ पे कृषि वगैरह शुरुआत हो जाती है। नवपाषाण काल में पशुपालन की भी शुरुआत हो जाती है। समाज वगैरह जो है अस्थायित्व होने लगते हैं। जैसे आपको खेती करने लगेगा तो आप अपना परमानेंट घर वगैरह बनाने लगेगा, निवास आरंभ हो जाएगा, आप अपना जो है अस्थाई जो है रहना शुरू कर दीजिएगा। अस्थायित्व जो है बनाना शुरू कर दिया मनुष्य ने। अगर हम औजार की बात करें तो औजार वगैरह जो है उस समय जो आपका पूरा पाषाण काल है उस समय क्वार्टजाइट वगैरह नहीं, सल्क वगैरह, हैलाइड वगैरह आदि का इसका इस्तेमाल करना जो है उसमें इस्तेमाल वगैरह किया जाता था। अगर और औजार में बात करें जो सबसे पहले मनुष्य जो बनाया हुआ सबसे पहला औजार था मनुष्य का बनाया हुआ था हमारा कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी। तो इस तरीक़ा से माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पत्थर से जो है कुछ बनाया गया मध्य पाषाण काल में। फिर नवपाषाण काल में स्लेट वगैरह के जो है बने हुए नुकीले टाइप का जो है बना हुआ धीरे धीरे वो बनाए नवपाषाण काल में। अगर देखा जाए महत्वपूर्ण स्थल की हम बात किया जाए तो महत्वपूर्ण स्थल में पूरा पाषाण काल में है अतिरमपक्कम जो हथनौरा एमपी, तमिलनाडु में अतिरमपक्कम है। हथनौरा एमपी के से जो है मानव का जो है खोपड़ी का सबसे पहला साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है। हथनौरा में मध्य प्रदेश से जो है मानव का कंकाल जो है सबसे पहले मिलता है पूरा पाषाण काल में के समय के। भीमबेटका के बारे में आपने सुन रखा होगा, नर्मदा नदी के घाटी मध्य प्रदेश में, जहाँ से चित्रकारी वगैरह जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे तीनों काल के मिले थे। मिर्ज़ापुर से भी तीनों काल के औजार वगैरह मिला था। ठीक है, उस तरीक़ा से मध्य पाषाण काल की बात करें तो वहाँ पे चौपानी मोडो वगैरह यूपी से मिला, मांडू वगैरह नहीं, मृदभांड वगैरह मिला था प्राचीन साक्ष्य नहीं, सराय नहाय से यूपी से। इस तरीक़ा से बागौर राजस्थान से भी मिला, आजमगढ़ एमपी से भी पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। इस तरीक़ा से नवपाषाण काल में देखा जाए तो बुर्जहोम कश्मीर में नहीं, यहाँ पे भी मिला। बुर्जहोम गर्तवास जो है कब्र के मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। जो कब्रगाह वगैरह था मालिक के साथ जो है कुत्तों को भी दफना दिया जाता था उस समय एक तरीक़ा से नहीं। गुफरकाल वगैरह कश्मीर में, चिरांद वगैरह बिहार में चिरांद हो गया आपका। कोल्डियाहवा जो है यूपी में है, चावल यहाँ पे साक्ष्य मिला था जो है सबसे पहला साक्ष्य कोल्डियाहवा से चावल का साक्ष्य सबसे पहले मिला था नवपाषाण काल में। अगर हम खोज की बात करें तो उस समय जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें आग जो है खोज का हो गया। आग का यहाँ पे मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग लोग जान रहे थे। और अगर हम नवपाषाण काल में देखें तो लोग पहिया का आविष्कार कर चुके थे, कृषि वगैरह जान रहे थे, समाज उनका स्थायित्व हो गया था एक तरीक़ा से। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको कैसा लगा होगा? आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको नॉलेज ज़रूर मिला होगा। तो प्राचीन भारत का इतिहास का एक छोटा सा मैं यहाँ पे लेकर आया आपके लिए, स्टार्टअप किया, और आपको बेहद ही पसंद आया होगा, आई होप सो। तो इसलिए आपको मैं नेक्स्ट ले चलूँगा हड़प्पा सभ्यता पर। अब इसके आगे फिर हम लोग वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद फिर जो है मौर्य वगैरह काल वगैरह हम देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री को जल्द हम लोग निपटाएंगे, साथ में हम लोग साइंस वगैरह भी करेंगे। उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आपको। दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहें और पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप अभी से पढ़ना नहीं शुरू किए तो अभी से कर दें, आज से कर दें, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो फिर रिजल्ट आपका नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा और कुछ वगैरह नहीं होगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो फिर आप जो है बीएड वगैरह जो आप कर रखे हैं सीटेट एसटीटी उधर आकर धरा रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, आई होप सो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अपना धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।